बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2015 का थर्ड पेपर कर रहे हैं और सेक्शन बी को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3A। अब स्टूडेंट्स, ये पर्पल में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये आपके पास टोक्यो के न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार हर पेपर में ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। मीन्स के ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट। द थर्माइट रिएक्शन यूज्ड टू वेल्ड रेल्स together in the building of rails roads is described by the following equation। तो ये आपके पास इक्वेशन है रिएक्शन की। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन मेटल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 150 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 150 ग्राम है और 250 ग्राम्स ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, उससे कितना आयरन प्रोड्यूस हो रहा है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल है, हमेशा की तरह हमने क्या करना है, मास दिया हुआ है, इससे हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और जो मोल्स आ जाएंगे उनका हमने बारी बारी जो है वो आयरन के साथ दोनों का कंपैरिजन करना है। जो लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस कर रहा होगा दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उससे हमारे पास आयरन के मोल्स आ जाएंगे जिसको हम आयरन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हम उसका जो है वो मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। अब देखें, जब आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसके 2 पार्ट्स हुआ करेंगे, और जब ये शॉर्ट में आएगा तो उसको आपने वहीं तक फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जब आपसे एक्सेस रिएक्टेंट का भी पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग का क्वेश्चन होता है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट इन ग्राम्स लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले वे देखें, आपने आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लिया और उसके मोल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, 1.56 मोल्स आ गए। अब आप एल्यूमिनियम के जो है वो मास, मोलर मास से मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, 5.56 मोल्स आ गए। अब हम जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर आयरन 3 ऑक्साइड का आयरन के साथ कंपैरिजन और एल्यूमिनियम का आयरन के साथ कंपैरिजन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कह रही है, 1:2 एंड 2:2 की रेशियो है हमारे पास। ठीक है, आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लें आप कि इसका 1:2 एंड 2:2 की रेशियो है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिकल स्टेप होता है वो तो तब हम करते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई और नंबर ऑफ मोल्स हो। तो यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 1 नंबर ऑफ मोल है, तो इसलिए हमने इसके डायरेक्ट जो मोल्स फाइंड आउट हुए थे 1.56 उससे हमने कर लिया। अब आपने 2 डिवाइड बाय 1 कर लें तो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 1.56 तो आपके पास 3.12 मोल्स आ जाएंगे। इसके साथ ही आप जो है वो जब एल्यूमिनियम के 2 मोल्स आयरन के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके 5.56 इसके 5.56 ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये आप 2/2 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है। ठीक है, नो इश्यूज। तो अब आपके पास देखें लेस नंबर ऑफ मोल्स कौन बना रहा है, आयरन 3 ऑक्साइड। अब हम लिखेंगे एज आयरन 3 ऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब आपने आयरन का जो मोलर मास लिख लिया और उससे मास ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड फाइंड आउट करना है, तो मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 174.72 ग्राम्स। तो ये एक पार्ट सॉल्व हो गया है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का आपने कंपैरिजन करना है, क्योंकि देखें एक्सेस रिएक्टेंट सारा का सारा तो यूज़ नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि एक्सेस रिएक्टेंट की अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है तो उसको आपने राइट साइड पे रखना है। जो भी आपकी फाइंड आउट करने वाली होती है ना क्वांटिटी, उसको आप हमेशा राइट साइड पे रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, तो आप इस तरह से लिखेंगे आयरन 3 ऑक्साइड रेशियो एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि 1:2 है और आयरन 3 ऑक्साइड के 1.56 मोल्स इसके जो है वो 3.12 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हमारे पास एल्यूमिनियम के तो 5.56 मोल्स थे, तो अब हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट अनरिएक्टेड कितने रह गए हैं, 5.56 माइनस 3.12 तो 2.44 मोल्स हमारे पास एक्सेस में रह गए हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका मोल्स मास फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है। आप इसके मोल्स को जो है वो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम यानी 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 65.88 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत बार जो प्रीवियस हम पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये
रिपीट हो चुके हैं, तो फाइनल पेपर में भी आप कह लें कि 99% चांसेस हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो राइट एन इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एंड व्हाट आर स्लो न्यूट्रॉन्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको जो है वो पर्पल में नहीं लिखा क्योंकि ये एज इट इज़ न्यूट्रॉन का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आई थी 2014 के फर्स्ट पेपर में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रॉपर्टीज़ में से पूछा गया है। अब हम यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में से इसका जो आंसर करेंगे, राइट एन इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। तो फ्री न्यूट्रॉन की बहुत इजी सी इक्वेशन थी, फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन विद एन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब आपको इनके चार्जेस भी पता होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास इनका मास भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, उसका मास 1 है, प्रोटॉन का चार्ज +1 है और उसका मास बिल्कुल न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है लेकिन उसका मास इतना छोटा होता है कि हम उसको 0 के इक्वल कंसिडर करते हैं। देखिए अगर आपके पास मास हो 0.000030 जीरोस लगे हो तो उसका मतलब है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम 0 कंसिडर करते हैं। इसी तरह जो न्यूट्रिनो होता है, तो न्यूट्रॉन से वो किस तरह से डिफरेंट होता है कि उसका मास भी हम 0 कंसिडर करते हैं और उसका जो है वो चार्ज भी 0 कंसिडर करते हैं। तो वो एक तरह से रेडिएशंस एक्ट करती हैं, ठीक है, रेडिएशंस की तरह होता है न्यूट्रिनो। तो हमारे पास क्या है, फ्री न्यूट्रॉन इन पार्टिकल्स में डिके होता है, ठीक है, यानी उसका मास भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह बहुत ही स्मॉल होगा, न्यूट्रिनो का भी। तो आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अब आपने इनकी स्पीड लिखनी है, ठीक है। व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी होगी तो वो स्लो न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा मोर, ठीक है, इससे मोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मूव करे होंगे तो वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो गई है। तो सबसे पहले तो आपने स्लो न्यूट्रॉन्स का बता दिया, फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट वंस फॉर द फिशन पर्पस, क्योंकि फिशन में क्या होता है कि जाके जो न्यूट्रॉन है उसने पेनिट्रेशन करनी होती है और जाके न्यूक्लियस को जाके पेनिट्रेट करके वो करना होता है ना, डिवाइड करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो उसकी अच्छे से पेनिट्रेशन नहीं होगी और वो न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स की निस्बत स्लो न्यूट्रॉन्स अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं और फिशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम में आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सरसाइज से लिया गया है। सबसे पहले देखें आपने इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत इजी है। सबसे आप पहले आपने इक्वेशन को 2 हाफ्स में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले आप खुद से रफ पे चेक कर लें कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखें कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर प्रोडक्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले स्टेप आप लिखेंगे स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस इसमें नाइट्रोजन वाला पार्ट लिखेंगे और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कॉपर वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, अब हमने ये इसका जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लिया है, ठीक है। इसको हमने बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करना है। बाय मास बैलेंस करना है तो नाइट्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे एक जो है वो ज़्यादा है, राइट साइड पे हमें एक ऑक्सीजन ऐड करना है। तो ऑक्सीजन जो हम इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। हमें जितने ऑक्सीजन डालने हो हम उतने वाटर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए 3-3, ठीक है। लेकिन अब जो हाइड्रोजन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको हम लेफ्ट साइड पे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी चार्ज को बैलेंस करते हैं। मास बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज आपके पास ये है कि +2 है, यहाँ पर आपके पास -1 है, NO3 के ऊपर -1 है, टोटल आपके पास इधर +1 चार्ज आ गया, इधर आपके पास 0 चार्ज है।
अब आपके पास जो बैलेंस चार्ज बैलेंस करने के लिए जो आपके पास टूल है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अब आप नेगेटिव चार्ज को किस तरफ लिखेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। नेगेटिव चार्ज को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने बैलेंस कर ली बाय मास एंड बाय चार्ज। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने इक्वेशन बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस कर ली है। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो कुछ था ही नहीं, उसमें कॉपर जो है वो ऑलरेडी बाय मास तो बैलेंस ही था, बाय चार्ज बैलेंस करना है। तो हमारे पास राइट साइड पे +2 है, उसको भी अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके जो है वो 0 चार्ज कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास 0 चार्ज है। ठीक है, तो अब ये देखें दोनों में दोनों जो है वो बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस तो हो गई हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। थर्ड स्टेप में हमने यही करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है हमारे पास, इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2। तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो एज इट इज़ थी। अब हम ऐड कर देंगे बोथ इक्वेशंस को। ठीक है, बोथ हाफ रिएक्शंस को, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। तो अब ये देखें दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और रिमेनिंग इक्वेशन जो है वो हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई है इक्वेशन। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है एसिडिक मीडियम इक्वेशन को बैलेंस करने का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, उसकी सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, equilibrium concentration of ions each raised to a power which is the coefficient of the ion in a balanced chemical equation। ये बेसिकली हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर हम एक एक्सेस ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड लेते हैं, हाईली सॉल्युबल नहीं ले रहे, स्लाइटली सॉल्युबल ले रहे हैं, ताकि हमारे पास कुछ फॉर्म में वो डिजोल्व हो जाए, कुछ अनडिजोल्व फॉर्म भी रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लेंगे स्लाइटली सॉल्युबल। व्हेन एक्सेस ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड इज मिक्स्ड विद वाटर, a dynamic equilibrium is established between undissolved solid compound and its ions in the saturated solution। Saturated solution वही होता है ना कि जिसमें अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है मोर सॉल्यूट ऐड करने की, क्योंकि जब हमने जितना डाल दिया तो कुछ थोड़ा बहुत नीचे सोल्यूशन में नीचे बैठ भी गया है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हमने एग्जाम्पल ले ली, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, वो सॉलिड सॉल्ट था, देखें हमने इस पर लिखा हुआ है सॉलिड, उसको हमने डिजोल्व करेंगे वाटर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर वाटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कैल्शियम आइंस और फ्लोराइड आइंस की फॉर्म में ये चला जाएगा, तो 1 कैल्शियम आइन और 2 फ्लोराइड आइंस बनेंगे। अब हम पहले केसी ऑफ द इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर हम केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट देखें कैल्शियम आइंस प्लस फ्लोराइड आइंस का स्क्वायर भी ले लेंगे और नीचे CaF2। अब हमारे पास क्या है कि सिंस CaF2 इज स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, इट्स कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही आइंस में डिसॉल्व होता है, बाकी वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। तो वो हमने इतना ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में लिया हुआ है, एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है कि उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास अनदर कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस एट द इक्विलिब्रियम ईच रेज टू द पावर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ईच रेज टू अ पावर ऑफ आइंस इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हमारे पास आ जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड सब्लाइम्स टू गिव वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी 2013 के फर्स्ट जो पेपर है उसमें ऑलरेडी ये रिपीट भी हो चुका है, जहाँ पर हमने मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन को कंपेयर भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने एग्जांपल नहीं लिखी, हमने सिर्फ डेफिनेशन करके और उसको हमने कंपेयर कर लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर भी इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। आयोडीन सॉलिड से गैशियस में जा रहा है और इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन, अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं भी होती तो आप del HS इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऐसे लिख लें।
ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हीट ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव में होती है, एनर्जी ऐड हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब देखें ये पर्पल में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, इट्स वैल्यू इज 250 cm3, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस व्हेन द गैस इज नॉन आइडियल। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है कि आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें जब गैस आइडियल है, नॉन आइडियल है। तो इस तरह से आपको डाटा डिफरेंट दिया जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला वही पुट करना होगा। सबसे पहले आप डाटा लिख लें। मीथेन के जो मोल्स हैं वो 1 है, n इज 1 मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो उसको आप dm क्यूब में कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें जो आप R की वैल्यू लगाने वाले हैं वो है जो है 0.0821 dm क्यूब atm पर केल्विन पर मोल। तो अब जो प्रेशर का आंसर आएगा वो आपके पास atm में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास PV इज इक्वल्स टू nRT, 5 ही आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, 4 गिवन है और आपने 5th वन फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसको लिख लें। PV इज इक्वल्स टू, ये जब नॉन आइडियल के लिए आपने ये वाली करेक्टेड जो है वॉन्डरवॉल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। n 1 हो जाएगा तो इक्वेशन जो है वो n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। n को अब आपने हटा दिया। अब आप इस पहले इक्वेशन को ना आप थोड़ा अरेंज कर लें, p के लिए अरेंज कर लें, ठीक है। p के लिए अरेंज करेंगे तो सबसे पहले इस पूरे फैक्टर के साथ v माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो r बाय t के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है कि p के साथ a बाय वी स्क्वायर जो है वो प्लस हो रहा है तो वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कर लें सारी की सारी और इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्रेशर 82.82 atm, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, गिव रीजन फॉर दिस अरेंजमेंट। अब बेसिकली ये जो हमारे पास लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन वो सिंपल था कि लैटिस एनर्जी क्या होती है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर एक आप कह लें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के दिया है कि इनको अकॉर्डिंग टू जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी अरेंज भी करें और बताएं कि वजह क्या है, ठीक है। तो आपने उन फैक्टर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो कैसे है, सबसे पहले आप लिखेंगे। अब आपने इसमें लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन नहीं शुरू कर देनी कि हमें बस याद है तो हम उसको लिखना शुरू कर दें, नहीं, आपसे ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है। लैटिस एनर्जी का पहले बताएं कि वो किस किस पे डिपेंड करती है। साइज और चार्ज ऑफ द आइंस पे डिपेंड करती है। तो बताएं उसका रिलेशन क्या है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आइंस एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द आइंस, ठीक है। ये अब आपने उसका रिलेशनशिप भी बता दिया। एज इन द गिवन कंपाउंड्स, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है, एन आइन इज सेम, ठीक है, सब में एनाइन सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही होगी, कैटाइंस पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। सो लैटिस एनर्जी विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कैटाइंस, और कैटाइंस के भी साइज पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे नहीं कर रही, क्योंकि सबके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है। वो भी आपने ब्रैकेट में लिखना है। चार्ज ऑफ द कैटाइन इज ऑल्सो सेम, दैट इज +1, ठीक हो गया। अब आप बताएं कि किस तरह से साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और इनको अरेंज भी करें। अब आपने साइज ऑफ द आइंस की हेडिंग दी। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आइंस। जैसे जैसे साइज ऑफ द आइन इंक्रीज कर रहा होता है तो जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही होती है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज कर रही होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो गई है और वो लेस टाइटली बाउंड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इजीली जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आयंस बिकॉज द पैकिंग ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस बिकम लेस एंड लेस टाइट। पैकिंग ही लेस टाइट हो गई है। As we move down the group 1A ग्रुप में हम जब नीचे की तरफ आते हैं, the size of the metals increases from lithium to sodium to potassium। ये हमने बता दिया कि लिथियम से सोडियम से पोटेशियम आते आते साइज इंक्रीज कर रहा है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी, तो लिथियम से सोडियम और फिर पोटेशियम की तरफ लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। ये तो आपने प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटॉल।
तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आपने मैक्सिमम जितने भी अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो आपने इसके अटैम्प्ट करना है कि 3 मार्क्स का तो 3 आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, 4 मार्क्स का तो 4 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू बोहर ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ। यानी ऑर्बिट तो जो होता है ना, जैसे फर्स्ट ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन जो ऑर्बिटॉल होता है ना उसको हम कहते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एस है और फिर ये 2s है और 2p इस तरह से होगा, ठीक है, x y and z फॉर्म में। फिर इसी के बाद 3s होगा और 3p भी इसी तरह जो है डम्बल शेप में होगा, फिर 3d होगा। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। मीन्स के अगर 2p की हम बात करें तो इस जगह पे जहाँ पे ये 2p है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इनकी डेफिनेशन देख लें। अकॉर्डिंग टू बोहर ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और ऑर्बिटॉल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इट इज़ द रीजन इन स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छा, नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट क्या है? ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होता है लेकिन ऑर्बिटॉल 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? ऑर्बिट में 2n2 के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटॉल होता है ना उसमें बस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे 2s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब अलग अलग से, 2pz, ये सब ऑर्बिटॉल्स हैं अलग अलग से, ठीक है। इनके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ अ सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर शेप में होता है और ऑर्बिटॉल की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जैसे स्फेरिकल, डम्बेल, सॉसेज, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, सॉरी शेप्स। फिर फिफ्थ पॉइंट है, ऑर्बिटॉल्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं और लेकिन सॉरी ऑर्बिट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं लेकिन ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। मतलब हम उसको कहते हैं ना px, py, pz, तो मतलब वो डायरेक्शनल होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सिस वो अपनी डायरेक्शंस स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑर्बिट को हम k, l और m से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिटॉल्स को हम s, px, py, pz, dxy, dyz इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। सबसे पहले तो इसमें 2 हैं, आपने लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है बॉम्ब कैलोरीमीटर की। तो ये भी सिंपल सा है, इसको आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसमें आपने टोटल 9 पार्ट्स को शो करना है, ठीक है। जो अपर है आपको एक स्टीरर नज़र आ रहा है, मोटराइज्ड स्टीरर, और फिर आपको इलेक्ट्रिकल लीड्स नज़र आ रही हैं जो इग्निशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो अंदर जो है वो इग्नाइट करेगा मटेरियल, ठीक है। और ये 7 थर्मोमीटर, 3 चीज़ें आपको बाहर नज़र आ रही हैं और 6 जो है वो आपको अंदर नज़र आएंगी, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज ही आपने देखते जाना है। जैसे ये बाहर जो है वो इंसुलेटेड कंटेनर है और ये बिल्कुल अंदर आपको होल नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीजन इनलेट है। फिर ये जो पूरा सा ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये बॉम्ब है, रिएक्शन चैम्बर जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद फाइन वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। वायर्स आके, क्योंकि ये वाली वायर्स आकर उस मटेरियल के साथ टच हो रही है ना, ठीक है, ये आपको फाइन वायर्स नज़र आ रही हैं इन कॉन्टेक्ट विद द सैंपल। फिर जिसमें सैंपल पड़ा हुआ है वो होल्डिंग कप है, ठीक है, कप होल्डिंग द सैंपल। और ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में अगर आपने याद करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा और आपने 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4D का सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गैस इनलेट इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बेसिकली देखें, जो हमारे पास कंबस्शन रिएक्शंस हैं उसमें तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमारे पास रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है ना ये होल, ठीक है, तो ये होल होता है, तो इसमें हम इसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिल होती है। तो इसको हम पूरा जो ऑक्सीजन से ना प्रेशराइज करके इसको बंद करते हैं। फिर जब हम इग्नाइट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होती रहेगी और इसकी कंबस्शन होती रहेगी, क्योंकि बाहर तो यहाँ पर तो सारा का सारा जो है वो वाटर है, ठीक है। तो इसको गैस को फिल करने के लिए हम इस गैस इनलेट को यूज़ करते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है या गैशियस रिएक्टेंट रिक्वायर होता है, ठीक है। अब देखें इसका आंसर क्या है। फॉर रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व अ गैस एज अ रिएक्टेंट, that is oxygen, for the combustion reaction the gas enters the bomb through this gas inlet, ठीक है। सिंपल सा आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, ये आप एक एक नंबर का इन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है। डिफाइन हीट कैपेसिटी, ऑल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। हीट कैपेसिटी सिंपल होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, यानी जितना भी केल्विन है, ठीक है, उसका 1 केल्विन राइज कर जाए, ठीक है, और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस भी स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको देख लें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर आप इसको मोलर हीट कैपेसिटी कह देंगे तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, या आप इसको या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देंगे तो वो सब्सटेंस जो है वो भी उसकी भी अमाउंट जो है वो 1 ग्राम स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है। 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, और 1 मोल सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो रहा है तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पूछी, बल्कि सिंपल हीट कैपेसिटी पूछी है, तो इसलिए हमने गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज, यानी जितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है उतनी हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी, ठीक है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाएंगे तो इक्वालिटी और कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और उसको हम फाइंड आउट करते हैं Q डिवाइड बाय डेल्टा T, और इसके यूनिट्स होते हैं जाउल्स पर केल्विन, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, अर्थनवेयर्स वेजल्स कीप वाटर कूल। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है कि जैसे हम कहते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवेपोरेशन ही हो रही है, ठीक है, यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, अर्थनवेयर्स होते हैं, तो वो पानी को कैसे ठंडा रखते हैं। तो ये सिंपल उसी तरीके से है कि देयर आर मेनी स्मॉल पोर्स इन द अर्थनवेयर पोर्ट, थ्रू दी स्मॉल पोर्स द वाटर केप्ट इनसाइड द पॉट इवेपोरेट्स, वो इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी हायर होती है देन एवरेज काइनेटिक एनर्जीज, वो ओवरकम कर लेते हैं अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट बाइंड्स देम टू द लिक्विड, जो उनको लिक्विड से जोड़ रही होती हैं, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके वो गैसियस फेज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। After their escape, the average kinetic energy of the remaining molecules decreases. Therefore, the temperature of the liquid decreases. इस वजह से लिक्विड का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा जिनकी एनर्जी थी वो मॉलिक्यूल्स तो एस्केप कर गए हैं, तो जो पीछे रह गए हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है उन मॉलिक्यूल्स की। इस वजह से उस लिक्विड का पूरे लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि सो इन दिस वे अर्थनवेयर वेजल्स कीप वाटर कूल, क्योंकि उनमें से कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन हो रही होती है, ठीक है। ये असल में इसका रीज़न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए का सेकेंड पार्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स में हमारे पास जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वो एम्बेड हुए होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो मेटल्स हैं, इन जो न्यूक्लियाई हैं, इनकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है, ठीक है। इनकी जब वाइब्रेशन फास्ट होती है तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मेटल्स का जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी हमेशा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयंस इंक्रीजेज, दिस रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल एंड हेंस डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन गिविंग वन एग्जांपल ईच। तो ऑलरेडी बहुत से पेपर्स में ये बार बार रिपीट भी हो चुका है, मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी। तो 2013 के फर्स्ट पेपर में तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी हमने अच्छे से देख ली। अब sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद उसमें वहाँ पर हमने वाटर की एग्जांपल डिस्कस की थी और ईथीन की। वाटर की एग्जांपल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, और ईथीन की जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, ठीक है।
तो sp3 और sp2 की देख लें कैसे आपने डेफिनेशन लिखनी है। पहले तो आपने सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है जो वहाँ उस पेपर में डिस्कस हो गई है। फिर आपने sp3 की और sp2 की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद एग्जांपल्स आपने कोट करनी है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी इन डिफरेंट शेप्स टू फॉर्म 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का वर्ड आपने ज़रूर चूज़ करना है क्योंकि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स वही होंगे जिनकी शेप और एनर्जी सेम होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू फॉर्म 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल्स आपने 2013 के पेपर से ही कोड कर लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस कैटालिसिस। ये बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे मुफ्त के नंबर हैं कि सिंपल होमोजीनियस कैटालिसिस की डेफिनेशन अ कैटलिस्ट इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स। अब इसमें प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही। अब बहुत से स्टूडेंट्स का जब हम पेपर चेक करते हैं तो एकदम से सारा कुछ लिख देते हैं, कहते हैं कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट ऑल आर इन द सेम फेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कैटालिसिस में प्रोडक्ट से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने उसकी बात नहीं करनी। ठीक है, तो ये सेम फेज में होंगे, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे तो वो होमोजेनियस कैटालिसिस होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आपने ज़रूर याद करके लिखनी है क्योंकि याद नहीं होगी तो आप ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल्स कोट कर सकेंगे, ना आप इस तरह से होमोजेनियस हेटरोजीनियस कैटालिसिस की जो एग्जांपल्स कोट कर सकेंगे। याद करनी है, ठीक है। इन द लेड चैम्बर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड for manufacturing of sulfuric acid, NO2 gas catalyzes oxidation of sulfur dioxide gas। अब सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सल्फर लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और उसमें फिर वाटर ऐड करते हैं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, की ऑक्सीडेशन, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन, उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना, तो ये NO2 गैस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो अब ये देखें, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है और ये NO2 गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और सब यानी रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सब जो है वो उसमें हैं सेम फेज, गैशियस फेज में। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की डेफिनेशन उससे ऑपोजिट होगी। अ कैटालिसिस इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द डिफरेंट फेज इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फाइनली डिवाइडेड आयरन थ्रीऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अब ये देखें, अमोनिया बन रहा है और उसमें हमने सॉलिड कैटलिस्ट लिया है, लेकिन रिएक्टेंट्स जो है वो गैशियस फॉर्म में है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने इसके साथ कोट करनी है। लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग वैल्यू ऑफ चार्ज एंड चार्ज टू मास रेशियो। अब ये स्टूडेंट्स नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तो आपको चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू याद नहीं रहती तो फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए आपने अच्छे से इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। चार्ज टू मास रेशियो है आपके पास 1.7588 10 रेज़ टू पावर 11, यानी चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव पावर में है, ठीक है। और जो सिंपल चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, वो नेगेटिव में है, ठीक है। 1.6022 10 to the -19 कूलम, ठीक है, और ऊपर वाला कूलम पर kg। अच्छा, फिर अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वेशन नंबर 1, इस इलेक्ट्रॉन को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो अब आपने चार्ज की जगह वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय m लिख दिया और ये वैल्यू एज इट इज़ उसमें लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। m इंटू 1.7588 और उस तरफ आ जाएगा 1.6022, ठीक है। और अब आपने इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो 1.75 वाले को डिवाइड कर दें दूसरी तरफ। अब जो है देखें, ये -19 डिवाइड बाई 11, तो ये आंसर जो है वो किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, क्योंकि +11 भी ऊपर जाके -11 बन जाएगा। तो ये -11 और -19 -31 kg बन जाएंगे। और अब आपने इसको ग्राम्स में भी कर सकते हैं, आप इसको kg से ग्राम में भी कर सकते हैं। k का जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है ना, ठीक है। अगर k को हटा के आप 10 की पावर +3 करेंगे तो -31 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -28 ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2015 के थर्ड पेपर का सेक्शन सी डिटेल से डिस्कस कर लिया है और बहुत 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 से क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज़ 2013-14 के पेपर्स में से रिपीट हुए हैं। आपने उन पेपर्स को बहुत अच्छे से करना है, प्रिंट आउट्स ले लें और उनको याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और यही लास्ट डेज हैं, आप इनमें बहुत अच्छी सी तैयारी करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।